Hello everyone, myself Dr. Neema. I'm lecturing in GMC groups of hospital and institution. Today I'm presenting with the topic frozen shoulder. Frozen shoulder का मतलब होता है कंधे का जाम हो जाना, जिसमें हम फ्रोजन शोल्डर को एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, इसका सिनोनिम्स है, और पेरीआर्थराइटिस ऑफ शोल्डर भी कहा जाता है। अब देखिए, हम फ्रोजन शोल्डर पढ़ रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? कंधे का जाम हो जाना। तो हमारा शोल्डर जॉइंट्स है, उनमें कौन कौन सी बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है? क्लैविकल बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है शोल्डर पे, स्कैपुला बोन का जो होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ह्यूमरस बोन जो हमारी आर्म की बोन होती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये तीनों बोन्स मिलके क्या बनाती हैं? हमारा शोल्डर जॉइंट। अब आता है शोल्डर जॉइंट्स में कौन से कैप्सूल्स होते हैं, कौन से लिगामेंट्स होते हैं। तो कोरेकोएक्रोमियम लिगामेंट होता है शोल्डर जॉइंट्स में, ठीक है। सब एक्रोमियम बर्सा होता है, टेंडन होता है, सुप्रास्पाइनेटस होता है, कैप्सूल्स होते हैं हमारे किसमें जॉइंट्स के, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती है, ग्लेनोइड कैविटी होती है, हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है, जॉइंट कैविटी होती है, एक्सिलरी नर्व होती है, ठीक है। अब आते हैं बेसिकली कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं। कोरेकोएक्रोमियम लिगामेंट होता है, एक्रोमियोक्लैविकुलर लिगामेंट होता है, कोरेकोक्लैविकुलर लिगामेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर देखिए नीचे की साइड, इधर की साइड देखिए आप, हमारे क्या होते हैं? जॉइंट्स के कैप्सूल होते हैं, सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। सुपीरियर हमारा ये वाला होता है, ठीक है, मीडियल हमारा ये वाला होता है, जो इंफीरियर हमारा ये वाला होता है। तीनों हमारे जॉइंट्स के कैप्सूल्स होते हैं। नाउ प्रोसीड फर्दर विद द लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स होते हैं शोल्डर जॉइंट्स में वो बहुत ज्यादा होते हैं, उनके नाम होते हैं कोरेकोक्लैविकुलर लिगामेंट, राइट, ये हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर रहेगा। कोरेनॉइड लिगामेंट, ट्रेपेजॉइड लिगामेंट, एक्रोमियोक्लैविकुलर लिगामेंट, और ये हमारा होता है कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट, ये भी ये होता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये हमारा होता है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ये मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, और ये इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। अब आता है व्हाट इज फ्रोजन जॉइंट्स। बेसिकली जो फ्रोजन जॉइंट होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, वो क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर में हमारा होता है कंधे का जाम हो जाना। ये दो डायग्राम देख रहे हैं आप, फर्स्ट वाले डायग्राम में ये हमारा नॉर्मल शोल्डर जॉइंट्स है, बट ये वाला फ्रोजन है जो जाम हो गया है। क्यों? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफनेस, मतलब अकड़ाहट आ जाती है, स्टिफ्ड हो जाता है। पेन इन योर शोल्डर जॉइंट, पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता है कि मेरे कंधे में जाम हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, और कंधा जाम हो रहा है, मतलब स्टिफनेस आ गई है। बिगिन ग्रेजुअली वर्सन ओवर टाइम, मतलब पेशेंट का जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वक्त के साथ वो बहुत ही भयंकर दर्द हो जाता है, बहुत ही वर्स्ट पेन हो जाता है। देन रिजॉल्व यूजुअली विद इन 1 to 3 years, लेकिन 1 से 3 साल के अंदर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। अब आता है इसका इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। तो देखिए, प्रेवलेंस ऑफ ऑलमोस्ट 50% ओल्डर पेशेंट्स विद डायबिटीज, मतलब एट प्रेजेंट अगर देखा जाए हमारी जो कंडीशंस हैं पेन इसकी फ्रोजन शोल्डर की, वो 50% बुढ़े पेशेंट्स हैं, ओल्डर पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटिक कंडीशन है। 2 to 10% इन नॉन डायबिटिक पेशेंट, 2 से 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज नहीं होती फिर भी उनको फ्रोजन शोल्डर होता है। एज्ड बिटवीन 40 and 60 years, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी 40 से 60 साल की एज होती है। इट इज मोर लाइकली इन वीमेंस दैन इन मेन, मतलब वीमेंस जो होती है, फीमेल होती है, उनको ज्यादा फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन होती है एज कंपेयर टू द मेल्स। What happen in shoulder joint in frozen shoulder, मतलब फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है? शोल्डर जॉइंट में ऐसा क्या होता है कि हमारे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है? देखिए, जैसे कि आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, फ्रोजन शोल्डर एडेसिव कैप्सुलाइटिस, मतलब फ्रोजन शोल्डर को ही एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं, मतलब जो हमारे जॉइंट्स के बीच में कैप्सूल होता है वो आके हमारी मांसपेशियों से चिपक जाता है, तो एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है, और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, राइट, तो उसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। और फ्रोजन शोल्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बर्फ की तरह फ्रोज हो जाता है, जम जाता है हमारा कंधा, उसके अकॉर्डिंगली हम कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों होता है? देखिए,
ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी है, ठीक है, किसकी, स्कैपुला बोन की ग्लिनोइड कैविटी है, और यहाँ पे हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस आ रहा है। इनके बीच में हमारा क्या होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है, शोल्डर कैप्सूल होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्कार्स टिश्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल टिश्यूज अलग होते हैं, नॉर्मल टिश्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो इतने थिक नहीं होते हैं, वो रेंज ऑफ मोशन को रिस्ट्रिक्टेड नहीं करते हैं। लेकिन जो स्कार्स टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, थिकनेस हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है उनके अंदर। जब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी तो मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होगी, इसीलिए हम उसको कहते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। क्या है इसका, द बिल्डअप ऑफ स्कार्स टिश्यू रिस्ट्रिक्ट्स मूवमेंट इनसाइड द जॉइंट्स रिजल्टिंग इन पेन एंड सीवियरली लिमिटेड मूवमेंट। यही है, स्कार्स टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए पूरे स्कार्स टिश्यूज जो है क्या हो रखे हैं, थिक हो रखे हैं, इनमें इन्फ्लामेशन आ रखी है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन, इंसान जो है मूवमेंट नहीं कर सकता उस जॉइंट्स की, और उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है और वो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, ज़्यादा हाथ नहीं हिला पाता है। अब देखिए पूरा ये आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें देखिए पूरा इन्फ्लामेशन हो रखी है और शोल्डर के कैप्सूल कितने थिक हो रखे हैं। जब वो थिकनेस हो गई है इन कैप्सूल्स में तो मूवमेंट्स कहाँ से आएगी, इन्फ्लामेशन है तो पेन तो ऑब्वियसली रिकर हो गई ही। तो अब देखिए स्कार्स टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रखा है, कॉजेज द शोल्डर जॉइंट्स कैप्सूल टू थिकन एंड टाइटन। क्या होता है, शोल्डर्स के जो जॉइंट्स के जो कैप्सूल्स हैं ये थिक हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, ठीक है, लीविंग लेस रेंज ऑफ मोशन, मतलब रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट्स तो बहुत ही कम रहता है। मूवमेंट्स में बिकम स्टिफ एंड पेनफुल। क्या होता है, मूवमेंट्स बहुत स्टिफ, मतलब बहुत ही अकड़ जाता है हाथ और बहुत ही पेनफुल होता है ये पेशेंट के लिए। अब देख रहे हैं हम इधर हमने डिफ्रेंशिएट किया है दोनों में, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है हमने किसका, नॉर्मल जॉइंट का और एडेसिव कैप्सुलाइटिस का, ठीक है। एडेसिव फ्रोजन शोल्डर वाली कंडीशन में क्या था, देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है, स्कार्स टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रखा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रखी है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होगी, पेन होगा, स्टिफनेस आएगी, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन हो जाएगा पेशेंट का। बट नॉर्मल जॉइंट इसमें ऐसा कुछ स्कार्स टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो रखा है। अब एक कॉजेज, वजह क्या होती है, वजह क्या है इसकी, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स अननोन कॉज, अभी कुछ कॉज का पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली क्या कॉज होती है। सेकेंडरी टू अदर कंडीशन, कुछ अलग कंडीशंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इंजरी और फ्रैक्चर ऑफ द शोल्डर, कोई इंजरी हुई हो या फ्रैक्चर हुआ हो शोल्डर जॉइंट में, उसकी वजह से हमें फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस काफी रहते हैं। डायबिटीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायबिटिक एक ऐसी वजह है जिसमें क्या होता है, पेशेंट को मेनली फ्रोजन शोल्डर होता है। अगर आपको डायबिटीज है तो पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होगा ही होगा। और अगर फ्रोजन शोल्डर वाला आपके पास पेशेंट आता है तो अगर उसको कहता है कि मैंने कभी टेस्ट नहीं कराया डायबिटीज का, तो हमें पहले उसको क्या कहना है, आप डायबिटीज का शुगर टेस्ट कराइए, मे भी आपको शुगर निकले। थायराइड डिजीज, जिसको थायराइड है उसको भी हमें फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सिम्टम्स, फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स क्या रहेंगे, पेन और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन। पेशेंट को दर्द है और रिस्ट्रिक्शन, मतलब मूवमेंट्स नहीं हो पा रही है, ना हाथ उठा पा रहा है, ना खाना खा पा रहा है, ना कप पे चाय पी पा रहा है, तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है और दर्द इतना ज़्यादा है कि पेशेंट उसे अनटॉलरेबल रहता है कुछ पेन। पेन देखिए स्टार्टिंग में डल पेन होगा पेशेंट्स को, बट पेन बहुत सीवियर हो जाता है। अब है मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, देखिए हमारे शोल्डर जॉइंट्स में कौन सी मूवमेंट होती है, सारी मूवमेंट्स होती है, फ्लेक्शन, एडक्शन, अबडक्शन, सरकमडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सारी मूवमेंट्स हमारी शोल्डर जॉइंट्स में होती हैं। लेकिन पेशेंट की सारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, पेशेंट सारी मूवमेंट्स नहीं कर पाता है। देखिए पेशेंट अपनी पॉकेट में फोन नहीं रख पाता है, पीछे से अपने हैंड्स को नहीं टच कर पाता है, फ्लेक्शन मूवमेंट्स नहीं कर पाता है, कोई भी सामान अगर देना होता है पेशेंट्स को, ठीक है, आप पेशेंट सर से नहा नहीं सकता है, शावर नहीं ले सकता, पेशेंट कॉम नहीं कर सकता, पेशेंट कोई भी चीज़, जैसे अगर ट्रेन में भी ट्रैवल करना हो, मेट्रो में भी, तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट, ठीक है, कपड़े नहीं पहन पाता है पेशेंट। अब आती है हमारी स्टेजेस क्या होती हैं, फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस क्या होती हैं। हमारे फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। तो अब देखिए फ्रीजिंग और पेनफुल स्टेज, 6 वीक्स to 9 months, पेन इंक्रीजेस ग्रेजुअली,
शोल्डर मूव मोशन हार्डर एंड हार्डर, नाइट पेन। पहली स्टेज क्या होती है, फ्रीजिंग स्टेज और पेनफुल स्टेज। इसमें क्या होता है, हाथ जो है जमना स्टार्ट हो जाता है, हाथ की रिस्ट्रिक्शंस होना शुरू हो जाती है। हमारा पेशेंट कहता है कि हाथ अभी थोड़ा कम कम, मतलब मेरा हाथ उठ रहा है लेकिन कम कम उठ रहा है और दर्द बहुत है। ये कब होता है, पेशेंट को 6 वीक से 9 महीने का जो होता है वो हमारी फर्स्ट स्टेज है। पेशेंट आता है कहता है मुझे 6 हफ्ते से दर्द है, मतलब 1.5 महीने का दर्द है, तो हम उसको फर्स्ट स्टेज का पेन बोलेंगे। 2 महीने का पेन है, फर्स्ट स्टेज का बोलेंगे। 9 महीने का तक का पेन है तो हम कहेंगे पेशेंट को अभी फ्रीजिंग स्टेज का पेन है। इसमें क्या होता है, पेन इंक्रीजेस ग्रेजुअली, पेन धीरे धीरे बढ़ता है। शोल्डर मोशन हार्डर एंड हार्डर, पे जो शोल्डर है, शोल्डर की मूवमेंट से वो थोड़ी हार्ड होने लगती है, धीरे धीरे उठा पाता है पेशेंट, और रात में तो दर्द बहुत ही बुरा होता है पेशेंट को। नेक्स्ट आता है फ्रोजन, 4 मंथ टू 6 मंथ, मतलब 4 महीने से 6 महीने के दर्द में हम क्या कहेंगे, फ्रोजन, मतलब हाथ अब जाम हो गया है। पेन डज नॉट वर्स्ट, पेन, पेशेंट आता है हाथ जाम लेकिन दर्द ज्यादा नहीं है, वो हमेशा कंप्लेन करेगा पेशेंट दर्द ज्यादा नहीं है। शोल्डर रिमेन स्टिफ, शोल्डर में स्टिफनेस है ही, एंड मूवमेंट में भी रिस्ट्रिक्टेड, और जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। अब थ्रोइंग, इसमें क्या होता है, बिटवीन 6 मंथ एंड 2 ईयर्स, 6 महीने से 2 साल का दर्द होता है ये। मूवमेंट गेट इजियर एंड में इवेंचुअली रिटर्न टू नॉर्मल, मूवमेंट जो होती है वो पेशेंट धीरे धीरे कर लेता है लेकिन नॉर्मल उसकी हाथ पूरा खुल जाता है। पेन में फेड बट ओकेजनली रिएक्ट, पेन जो है कम होने लगता है लेकिन कभी भी बढ़ जाता है। कंडीशन रिजॉल्व विद इन 2 to 3 ईयर्स पीरियड, मतलब 2 से 3 साल में पेशेंट का जो कंडीशन है वो दोबारा से सही हो जाती है। कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर फ्रोजन शोल्डर, अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे फ्रोजन शोल्डर के, एज 40 एंड 60 ईयर्स, 40 से 60 साल की एज जो होती है उसमें बहुत ज्यादा कॉमन हमें फ्रोजन शोल्डर के चांसेस होते हैं। अगर जेंडर्स में देखा जाए तो 70% पीपल विद फ्रोजन शोल्डर्स आर विमेन्स, मतलब 70% जो लोग हैं फ्रोजन शोल्डर के वो लेडीज हैं, तो फीमेल्स का रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मेल। रिसेंट ट्रॉमा, अभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो रिसेंट, वो भी बहुत बड़ी कॉज होती है, रिस्क फैक्टर होता है। सर्जरी, सर्जरीज में भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस रहते हैं। आर्म फ्रैक्चर, आर्म में फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रोजन शोल्डर के होने के चांसेस पूरे रहते हैं। डायबिटीज कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पीपल विद डायबिटीज डेवलप फ्रोजन शोल्डर एंड सिम्टम्स मे बी मोर सीवियर, जिन पेशेंट को डायबिटीज होती है उनको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और उनके सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा सीवियर होते हैं। अब आते हैं इनकी डिग्नोसिस, डायग्नोसिस में सेल्फ एट होम, डल पेन इन एनी वन शोल्डर, डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटीज, मतलब डिग्नोसिस में पेशेंट खुद ही घर पर कहेगा, पेशेंट को घर पर खुद ही एहसास होगा कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको कहेगा मुझे हल्का हल्का सा दर्द एक कंधे में हो रहा है, मैं अपना कुछ डेली एक्टिविटी का काम नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट है क्लिनिकल, वो डॉक्टर के पास जाएगा, क्लिनिकली चेकअप कराएगा कि मेरे हाथ जो है उठ नहीं रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। उसमें कैसे चेक करेगा क्लिनिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ पैसिव मूवमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब पेशेंट कहेगा कि अगर आप जो डॉक्टर है, थेरेपिस्ट है, वो अगर पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करेगा तो पैसिव मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है पेशेंट की और एक्सटर्नल रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो क्लिनिकली वो बोलेगा कि आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है, क्योंकि पैसिव एक्टिवली तो आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो पैसिवली भी नहीं हो पा रही है मूवमेंट, एक्सटर्नल रोटेशन है आपकी वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। अब है फ्रोजन शोल्डर को इन्वेस्टिगेशंस कैसे कर सकते हैं। अगर प्लेन एक्सरे लिया जाए तो नॉर्मली पता चल जाता है, ठीक है। एथ्रोग्राफी करी जाए तो जो हमारी जॉइंट्स की वॉल्यूम है वो कम आती है। एमआरआई में पूरा थिक कैप्सूल दिखकर आता है। आर्थ्रोस्कोपी में क्या होता है, टाइट कॉन्ट्रैक्टेड जॉइंट स्पेस दिखता है, कोई एडेशन नहीं दिखता, साइनोवाइटिस दिखता है, एक्सिलरी रेसिस टाइट दिखती है, सब स्कैपुलरीज बर्सा उसमें लॉस होती है, आर्टिकुलर सरफेस नॉर्मल होता है। साइनोवियल बायोप्सी, बीएक्स कहते हैं बायोप्सी को, इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस जो कंडीशन होती है उसमें हम साइनोवियल बायोप्सी करवाते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता है हमारा ट्रीटमेंट पार्ट, प्रिवेंटिव होम केयर और फिजियोथेरेपी, मतलब
एक तो मैनेजमेंट ट्रीटमेंट पानी है, एक तो हम घर में केयर कर सकते हैं और दूसरा वी हैव टू गो फॉर ए फिजियोथेरेपी। अब प्रिवेंटिव स्टेप्स में पहला स्टेप है मॉनिटर योर डिजीज कंसिस्टेंसी। हमें पहले देखना है कि हमारा शुगर लेवल कितना है। शुगर अगर हमारी बढ़ी हुई है तो हमें उसे नॉर्मल करना है। दूसरा स्टेप 2, शोल्डर इंटरनल रोटेशन विद टॉवल। ये वाला एक्सरसाइज बहुत मस्ट है पेशेंट के लिए, इससे हमारी इंटरनल रोटेशन जो है वो हमारी सही होती है। थर्ड आता है पॉस्चर। पेशेंट को इस पॉस्चर में स्ट्रेट विद द सपोर्टेड चेयर बैठना चाहिए। पेशेंट को आगे बैंड डाउन फॉरवर्ड बैंडिंग नहीं बैठना चाहिए, इससे पॉस्चर खराब होता है, फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस, शोल्डर पेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी शोल्डर की मायोफेशियल रिलीज है, इसमें पेशेंट जो है मसल रिलीज करता है, इसलिए भी एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहती है। स्टेप 4 हमारा होता है कि डाइट, हमें अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऐड करने चाहिए जिससे जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग रहें। अब एक्सरसाइजेस में क्या है, हमें नॉर्मली जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी है। शोल्डर व्हील, शोल्डर पुली, शोल्डर मोबिलाइजेशन। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको ऐसा शोल्डर मोबिलाइजेशन भी कराएंगे ताकि आपका शोल्डर जॉइंट्स जो है वो प्रॉपर अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाए और आपका पेन खत्म हो जाए। तो शोल्डर की फ्लेक्चर एक्सरसाइज हम ऐसे करेंगे, शोल्डर एक्सटेंशन हम इस तरीके से हाथ पीछे लेके करेंगे। एडक्शन जो है हम हाथ को जो है एबडक्शन हाथ को बाहर लेके जाएंगे, एडक्शन हाथ को अंदर लेके जाएंगे। इंटरनल रोटेशन हम अंदर की साइड करेंगे मीडियली और एक्सटर्नल रोटेशन हम हैंड्स को लिटरली करेंगे। एक्सटर्नल रोटेशन ऊपर की साइड भी होती है, इंटरनली नीचे भी होती है। हॉरिजॉन्टल रोटेशन है, ये हमारी एक्सटर्नल रोटेशन है। हमें सारी मूवमेंट्स अपने घर में परफॉर्म करनी होती हैं ताकि हमारा जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें फ़ायदा हो और हमें आराम लगे और हमारी जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो फ्रोजन शोल्डर में, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।